हम आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज का विषय जो है AIA-PGET की काउंसलिंग से संबंधित है। इसके पहले भी हमने काउंसलिंग से संबंधित एक वीडियो जो है जिसमें कि जो भी काउंसलिंग के डिटेल्स हैं, डेट्स हैं और कितने राउंड्स में काउंसलिंग होनी है, कब तक उनकी ज्वाइनिंग का डेट है, इस बारे में हमने एक वीडियो बनाकर इसके पहले अपलोड किया हुआ है। देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत से जो छात्रों के सवाल आए और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बहुत सारे हमसे सवाल पूछे। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके उन हर सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो भी हम जवाब देंगे आपको, जो AIA-PGET की काउंसलिंग की वेबसाइट है उससे हमने डाउनलोड करके इन सबको रिव्यू किया है और उसी को सरल भाषा में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे AIA-PGET से या UPSC से या जो भी मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है इससे संबंधित अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको डिटेल से आपके हर सवालों का जवाब बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार कितनी राउंड्स में काउंसलिंग होनी है। तो इसके लिए पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें 3 राउंड में काउंसलिंग होनी है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड के साथ ही जो है स्टेट में मॉपअप राउंड भी होना है, जो कि आखिरी काउंसलिंग है। उसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। जो सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है उसके पूरा प्रोसेस क्या है, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। जो राउंड 1 काउंसलिंग है, फेज़ 1 स्टार्ट होना है, उसमें आपको अपने सारे डिटेल्स देकर रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के समय कुछ आपको ऐसे डिटेल्स पूछे जाएंगे। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा NTA की वेबसाइट पे, तो उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी। तो उन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको लॉगिन करना है और अपना खुद का एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करके उसको आपको सुरक्षित रख लेना है, अदरवाइज कोई भी उस पासवर्ड के माध्यम से जो आपकी सूचनाओं का दुरुपयोग कर सकता है और आपके अलॉटमेंट प्रोसेस में कोई ना कहीं समस्या आ सकती है। तो जो भी आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे उसे आप सुरक्षित रखेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको जो है 2 पेमेंट करने हैं। 2 पेमेंट में जो पहला है पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी। पेमेंट है रजिस्ट्रेशन फ़ी का, जो कि नॉन रिफंडेबल है, उसका आपको कोई वापसी नहीं होगी। और साथ में है रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी। साथ में आपको एक सिक्योरिटी फ़ी भी डिपॉजिट करनी है, जो कि बाद में आपको वापस कर दी जाएगी। जो राउंड 1 में है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है जितनी आपकी जो चॉइसेज है MD में, आप उनको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उस चॉइसेस को लॉक भी करना है। तो इसमें एक ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप सीट को चॉइस लें तो आपका जो उसमें ऑर्डर वाइज लें। मान लीजिए कि अगर आपकी चॉइस जो है काय चिकित्सा है तो आप फर्स्ट नंबर पे काय चिकित्सा रखेंगे, सेकंड पे शल्य है तो शल्य रखेंगे, थर्ड पे गायनी है तो गायनी रखेंगे। तो चॉइस आप इसी सीक्वेंस में रखेंगे जो आपकी प्रेफरेंस है। और उसके बाद जब आपको लगे कि हमने चॉइसेस कर ली हैं और तो उसके बाद आपको उनको लॉक करना है। अदरवाइज अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो जिस दिन सीट लॉक होने का आखिरी दिन होगा तो जिस सीक्वेंस में आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसी ऑर्डर में वो सीट लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली लॉकिंग ना हो तो समय समाप्त होने से पहले ही आप अपनी इच्छा के अनुसार सीटों को लॉक कर दें कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। जब आप सीटों को लॉक कर देंगे तो इसके जो है उसके बाद जो राउंड 1 के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो सीट आपको अलॉट हुई है उसके अकॉर्डिंग आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ समय के बाद जब आपका जो जब रिपोर्टिंग टाइम समाप्त हो जाएगा राउंड 1 का, इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। तो राउंड 2 में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो पहला है कि कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड, यानी कि राउंड 2 में वो लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली, और इसके लिए उनको अलग से दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है उनको भी राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। तो जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा विथ फुल पेमेंट, यानी कि जो रिफंडेबल पेमेंट था और नॉन रिफंडेबल पेमेंट दोनों को मिलाकर आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हैव रिजाइंड एंड नॉट रिपोर्टेड टू राउंड 1 कैन लॉग इन अगेन, यानी कि ऐसे छात्र जिन्होंने राउंड 1 में सीट अलॉट करा ली है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, या एडमिशन लेने के बाद वहाँ से एग्जिट कर गए यानी कि रिजाइन दे दिया, तो ऐसे सभी छात्र भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो सेम प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सीट की चॉइस लेनी है और चॉइस के बाद आप उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और जो भी सीटें आपको अलॉट हो गई हैं उसमें आपको जाकर एडमिशन लेना होगा उन रिस्पेक्टेड कॉलेजों में। इसके बाद आपका शुरू होगा थर्ड राउंड काउंसलिंग। तो थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर मॉपअप राउंड अंडर फॉर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 एंड एग्जिटेड, हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2 एंड एग्जिटेड विथ फॉरफीचर्स ऑफ फी। ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी अलॉटमेंट लिया और रिजाइन किया, ऐसे छात्र जिन्होंने सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, सीट अलॉट कराया और रिजाइन दे दिया, तो ये दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं आपके राउंड 3 या मॉपअप राउंड के लिए। लेकिन ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर लिया लेकिन रिजाइन नहीं किया, तो ऐसे छात्र इसमें भाग नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप मॉपअप में भाग लेना चाहते हैं या थर्ड राउंड में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिजाइन करना ज़रूरी है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन लिया है या सेकेंड राउंड से एडमिशन लिया है तो रेजिग्नेशन मस्ट है, यानी कि जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे आपको थर्ड राउंड में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में दोनों में रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए उनको फिर से अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा तो सबके लिए एक अलग अलग टाइम फ्रेम है, फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए और थर्ड राउंड के लिए। तो आपको जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसी में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, सीटों की चॉइस भी करनी है और लॉक भी करना है। अगर आप इसमें गलती कर जाते हैं, लॉक नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जो है सीट अलॉट होना संभव नहीं है, वह ऑटोमेटिकली आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समय के दौरान ही, समय रहते ही आप रजिस्ट्रेशन कराएं और सीटों को लॉक कर दें। अब अगला सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के लिए या काउंसलिंग के लिए क्या किसी खास जो है सेंटर में जाने की आवश्यकता है। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि चूँकि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है इसलिए आपको कहीं भी इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग सब कुछ घर बैठे ही आप कर सकते हैं, इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि काउंसलिंग के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी क्लियर कर देते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास इसलिए होने चाहिए तो एप्लीकेशन फिलअप करने के समय जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी उनकी आवश्यकता होगी, इसलिए डॉक्यूमेंट साथ में रखना ज़रूरी होता है। और रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि एप्लीकेशन के समय जो आपने नाम की या एड्रेस की या जो भी आपने स्पेलिंग यूज की है, स्पेलिंग सेम टू सेम मैच करनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। तो जब भी ऑनलाइन आप फिलिंग करेंगे आप इस बात का ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। तो काउंसलिंग के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना आवश्यक है वो हम आपको बता देते हैं। तो ज्वाइनिंग के समय या कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय आपको जो सबसे पहला ज़रूरी है एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए, यानी कि एग्ज़ाम के समय एनटीए ने जो आपको एडमिट कार्ड इशू किया है उसकी आवश्यकता आपको होगी।
दूसरा जो डॉक्यूमेंट है रिजल्ट या रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। जो थर्ड है मार्कशीट ऑफ बीएएमएस, तो जितने भी आपके बीएमएस के प्रोफेशनल के फर्स्ट सेकंड थर्ड या आपके जो भी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपके हैं, तो आपके टाइम में जितने भी प्रोफेशनल होते थे तो उन सारे प्रोफेशनल की मार्कशीट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो भी टाइम फ्रेम में आप मांगा गया हो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, तो उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर बीएमएस पास होने के बाद आपने किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया है परमानेंट रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल, तो उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट या ऐसा भी कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें आपका बर्थ डेट मेंशन किया गया हो, तो इसके लिए आपको हाई स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। आईडी प्रूफ, तो एक आईडी प्रूफ मैंडेटरी है आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आईडी प्रूफ नहीं है तो हो सकता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन लेने से मना कर दे। तो आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड। तो ये जो 4-5 आईडी कार्ड है ये आपके पास मस्ट होनी ही चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा अगर आपने किसी कैटेगरी का लाभ लिया है, यानी कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। या अगर आपने फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी का लाभ लिया है तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवश्य होना चाहिए। इसमें एक समस्या और आती है कि बहुत से जो छात्र जो है तैयारी के समय भी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में किसी अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिए होते हैं, और ऐसे में कई बार होता है कि जब वो ज्वाइनिंग के लिए पहुंचते हैं तो जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ का एक लेटर लेकर पहुंचते हैं कि उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट वहाँ जमा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस बेस पे कोई भी आपका एडमिशन लेने से मना कर सकता है। तो जब भी जाएं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि क्लियर कट मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ एनी अदर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड कम फॉर एडमिशन विथ ए सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट their original certificates are deposited with the institute, college, university shall not be allowed to take admission in allotted ASU colleges। तो ध्यान रखें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेकर ना जाए जिसमें मेंशन हो कि हमारे जो है सारे डिग्री और डिप्लोमाज के सर्टिफिकेट किसी अन्य संस्थान में जमा है। अब देख लेते हैं फीस के बारे में। फीस के बारे में भी बहुत से बच्चों का सवाल आया था कि फ़ीस कितनी है। तो हालांकि ये जो है फ़ीस अभी तो इस साल का अपलोड अब तक नहीं किया गया है, तो जो पिछले साल की फ़ीस थी वो हम आपको बता देते हैं। जो पिछले साल फ़ीस जमा की गई थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 थी और SC, ST और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 1000 थी, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट इन सबों में के लिए अप्लाई किया था। यानी कि जिन्होंने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था तो उनमें जो नॉन रिफंडेबल फ़ी 2000 थी और SC, ST के लिए 1000 थी, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसके लिए फ़ीस जो है 5000 थी। तो ये तो थे नॉन रिफंडेबल 2000 और 5000, 2000 गवर्नमेंट के लिए और 5000 डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट के लिए। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी है जो रिफंडेबल है बाद में आपको वापस कर दी जाएगी, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए 10,000 है, SC, ST के लिए भी 10,000 है, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए 50,000 है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो इसमें, अदरवाइज अगर चेंज नहीं होता है तो इस बार भी फीस वही रहेगी जो पिछली साल रखी गई थी। कुछ बच्चों का यह भी सवाल था कि हम कितनी सीटों पे चॉइस ले सकते हैं। तो इसके लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि यू कैन गिव एज मैनी एज चॉइस यू विश। तो आपको जितनी इच्छा आप उतनी चॉइस ले सकते हैं, लेकिन चॉइस शुड बी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो भी आप चॉइस लें उसको अपनी जो ऑर्डर है आपके प्रेफरेंस के उसी ऑर्डर में तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और समय के पहले जो लॉकिंग पीरियड समाप्त हो रहा है उसके पहले आपको अपनी सीटों को लॉक भी कर देना चाहिए। इसमें जो कमेटी ने स्पष्ट कर रखा है कि इफ़ यू डोंट रजिस्टर एंड फिल इन एनी चॉइस यू विल नॉट बी अलॉटेड एनी सीट। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते और कोई चॉइस भी फिल नहीं करते हैं तो आपको इसमें कोई सीट अलॉट नहीं की जाएगी।
जो दूसरी कंडीशन है, इफ़ यू रजिस्टर एंड डू नॉट फिल इन एनी चॉइस, यानी कि आप रजिस्टर तो होते हैं लेकिन कोई भी चॉइस आपने मेंशन नहीं कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको रजिस्टर भी करना है, साथ में आपको अपनी सीटों की चॉइस भी मेंशन जरूर करनी है, और वो भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में। अगर आपने अपनी चॉइसेस फिल कर रखी हैं तो अगर किसी कारणवश आप लॉक नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली वो सीटें लॉक हो जाती हैं जब टाइम समाप्त होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद सीटों की चॉइस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप चॉइस करना भूल जाते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। अब इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी राउंड्स के आपके काउंसलिंग होनी है और इसमें अगर आपको सीटें बदलनी है, अपग्रेड करनी है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आती है। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो सवाल है कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड ASU एंड H कॉलेजेस टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो इसमें जो इनका इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर कट मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ कि इन केस ए सीट इज अलॉटेड ड्यूरिंग द राउंड 1, कैंडिडेट मे ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव एग्जिटेड फ्रॉम राउंड 1 अवेलिंग द फ्री एग्जिट मे पार्टिसिपेट अगेन इन राउंड 2 आफ्टर लॉगिंग इन विच देयर अर्लियर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। It is noteworthy that the candidates who want to avail the options of free exit after round 1 need not report at the allotted institution. However, the candidates who have joined their round 1 seat but do not get upgraded in round 2 and now want to resign from the allotted round 1 seat, such candidates have to report in person to resign from their earlier seats within stipulated time to avail the free exit. तो इसमें जो है, अगर आप राउंड 1 के बाद आप चाहते हैं कि आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए आपको एडमिशन के समय यानी कि ज्वाइनिंग के समय ही आपको एक एफिडेविट भी देना होगा कि आप राउंड 2 में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप एफिडेविट देना भूल गए तो ऐसी स्थिति में आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको राउंड 1 के एडमिशन के समय ही आपको एक एफिडेविट देना होगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप राउंड 1 में जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे आप एडमिशन ले ही ना। या तीसरी स्थिति ये है कि एडमिशन लेकर आप रिजाइन कर दें। तो इन स्थितियों में आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि या तो आप एडमिशन ले ही ना, या लेने के बाद आपको रिजाइन करना मैंडेटरी है। ठीक यही कंडीशन है कि अगर आप राउंड 3 या मॉपअप में भाग लेना चाहते हैं तो आप राउंड 2 में जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेके आपको एग्जिट करना यानी कि रिजाइन करना जरूरी है, तभी आप राउंड 3 में या मॉपअप में भाग आप ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की और बात है कि राउंड 1 के बाद एडमिशन के समय अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन या एफिडेविट नहीं दिया है कि आप जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस कंडीशन में आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, आपको बेहतर कॉलेज या बेहतर सीट मिल जाएगी, तो आपको राउंड 1 में एडमिशन के समय ही ये आपको ऑप्शन या जो भी है डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए जो एक तो ऐसी कैटेगरी है कि जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्ट किया है या ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसी स्थिति में कि जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की हो या कोई डिक्लेरेशन जमा किया हो कि वो अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है, कैंडिडेट्स हु एग्जिटेड ड्यूरिंग राउंड 1 अवेलिंग फ्री एग्जिट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 के बाद फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही या तो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया या कॉलेज ज्वाइन करने के बाद एग्जिट कर लिया यानी रिजाइन कर दिया, तो ये सब भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं। हालांकि इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ छात्रों जो है पिछले वीडियो कमेंट में भी पूछा था कि जो भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हुआ या डोमिसाइल हुआ या उनके कास्ट सर्टिफिकेट हुए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हुए, तो क्या रीजनल लैंग्वेज में वो एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है
कि जो भी ये सर्टिफिकेट है सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में एक्सेप्ट है, या तो हिंदी में होने चाहिए या इंग्लिश में होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप इनसे डिफरेंट अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में हैं तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में अपने सर्टिफिकेट्स को तैयार करा लें, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश में रखें, क्योंकि इंग्लिश जो है लगभग सभी जगह एक्सेप्टेबल है। तो अगर हिंदी नहीं करा पाते तो इंग्लिश में अपने सारे सर्टिफिकेट्स को तैयार करा लें। इसके बाद कुछ बच्चों का यह भी सवाल होता है कि इफ़ आई गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माई चॉइस ड्यूरिंग राउंड 1 एंड इफ़ माई चॉइस इज अपग्रेडेड इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन एट द कॉलेज अलॉटेड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड। यानी कि ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया और उनकी सीट इसमें अपग्रेड हो गई, तो इसमें क्या उनको दूसरा वाला कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी है या पहले में वो रह सकते हैं? तो इसमें बहुत ध्यान देना आवश्यक है कि जब आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और अपनी सीट को आपने अपग्रेड करा लिया तो आपको दूसरे वाले में एडमिशन कराना मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी आप इसमें सीट को अपग्रेड कराते हैं आपका पिछला जो है अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो ये गलती कभी ना करें। अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो आप रजिस्ट्रेशन ही ना कराएं और सीट लॉक ना करें। लेकिन अगर आपने लॉक कर लिया और सीटों को अपग्रेड भी कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपका जो पहला वाला एडमिशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है और आपको जो भी दूसरा आपने अलॉट कराया है उसमें आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है, वो भी जो भी समय आपको दिया गया हो। अदरवाइज आपकी पिछली सीट भी कैंसिल हो जाएगी और जो आपने सेकेंड राउंड में अलॉट कराया है वो भी सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो एक कुछ ऐसे सवाल थे जिनके बारे में बहुत से छात्रों ने हमसे पूछा था, और मुझे लगता है कि हमने लगभग आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर और भी कोई शंका हो, कोई इस मन में आपके सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे भविष्य में किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो आज का जो है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अगर किसी भी छात्र के मन में कोई भी दुविधा कोई सवाल हो तो उसको भी अपने सवाल का जवाब समय रहते मिल जाए।